हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और लास्ट क्लास में मैंने आपको जो है दो इलिस्ट्रेशंस करा के दिए थे। इलिस्ट्रेशन 18th और 19th हमारा हो गया था। और आज की क्लास में हम लोग इलिस्ट्रेशन 20 से अपनी स्टार्टिंग करेंगे और देखते हैं कि कितने इलिस्ट्रेशंस आज हम खत्म कर पाते हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर हमारा जो था, कौन सा था भाई? 20। ठीक है, तो इलिस्ट्रेशन 20 से अपनी स्टार्टिंग करेंगे। मैं एक बार बुक खोल लेता हूँ भाई, और आप लोग भी अपनी बुक खोल लीजिए और बुक में जो है क्वेश्चन खोल लीजिए। ठीक है, इलिस्ट्रेशन नंबर कौन सा था? 20। तो इलिस्ट्रेशन नंबर 20th जो है वो मैं आपके सामने जो है खोल देता हूँ। कहाँ चला गया भाई? तो इलिस्ट्रेशन कहाँ गया भाई? 20 ये रहा 20। ठीक है, तो ये इलिस्ट्रेशन 20 है भाई। मैंने आपकी स्क्रीन पे भी आपको शो कर दिया है जूम करके थोड़ा सा। और आप लोग भी अपनी बुक्स में खोल लीजिए। ठीक है, साथ साथ रीड करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या चीजें कही गई हैं, और उस हिसाब से फिर जो है क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो रीड करते हैं एक बार। ठीक है, मेरे साथ साथ रीड करेंगे। यहाँ पे हमें कहा गया कि ए एंड बी sharing profits and losses in the ratio of 3:2 agreed upon the dissolution of the firm on 31st March 2020। ए और बी जो है ये पार्टनर्स हैं और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें बताई गई है यहाँ पे 3:2। और क्वेश्चन में कहा गया कि ये दोनों पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि ये दोनों अपनी फर्म को डिसॉल्व करेंगे। 31 मार्च 2020 की इनकी बैलेंस शीट भी हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अब नीचे बैलेंस शीट दी गई है, तो बैलेंस शीट पढ़ते हैं भाई, वहां पे क्या क्या चीजें हमें गिवन है। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले मैं एसेट साइड को रीड करूंगा एंड देन हम लाइबिलिटीज साइड की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो एसेट साइड पे भाई सबसे पहले कैश दिखेगा, फिर बैंक बैलेंस है, स्टॉक है, डेटर्स है। डेटर्स में से प्रोविजन लेस किया हुआ है। ठीक है, फिर लोन टू ए है। एसेट साइड पे लोन दिया गया है, इसका मतलब हमने ए को लोन दिया है और ए से पैसे लेने हैं। बात को समझना, हमने ए को लोन दिया है। ये लोन टू पार्टनर है। ये क्या है? लोन टू पार्टनर। ठीक है, और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूं, लेकिन इस क्वेश्चन में दोबारा बताऊंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको दोबारा समझाऊंगा कि लोन टू पार्टनर का ट्रीटमेंट क्या होता था। लोन फ्रॉम पार्टनर के लिए तो अलग से खाता बनाया जाता था, आपको याद होगा। अगर अगर फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है तो उसके लिए पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाया जाता था। हमने 2-3 क्वेश्चंस में बनाया भी है। ठीक है ना, लेकिन ये लोन टू पार्टनर वाला भी जो है मैंने आपको कराया था, एक आध क्वेश्चन में आया था, ये हो सकता है 2 क्वेश्चन में आया हो। ठीक है, लेकिन मैं इसको दोबारा कराऊंगा क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको दिक्कत होगी, थोड़ी कंफ्यूजन होगी लोन फ्रॉम पार्टनर और लोन टू पार्टनर के अंदर। ठीक है, अब आगे प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, एग्जिस्टिंग गुडविल, प्रीपेड इंश्योरेंस और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, इस तरह से हमें ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, ये हमारी एसेट साइड की सारी चीजें थी। और यहाँ पे एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं भाई? तो ये सब मैं यहां से रब कर देता हूं भाई, फालतू की चीजें। चलो जी, अब भाई आगे देखना ध्यान से, लाइबिलिटीज साइड पे क्या क्या चीजें दी गई हैं। ठीक है, लाइबिलिटीज साइड पे क्या क्या चीजें दी गई हैं, तो यहाँ पे हमें क्रेडिटर्स दिखेगा सबसे पहले, देन बिल्स पेबल है, लोन बाय भी। ठीक है, तो यहाँ पे लोन टू पार्टनर भी है, लोन फ्रॉम पार्टनर भी है, तो दोनों चीजें एक ही क्वेश्चन में दी गई है, तो समझने में बहुत आसानी होगी हमें यहाँ पे। ठीक है, हम दोनों ही चीजों को समझेंगे अच्छे से। आगे है रिजर्व्स, फिर है पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस, एंड देन जो है कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दिए गए हैं दोनों पार्टनर्स के। ठीक है, कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और ये थी हमारी बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में अगर देखा जाए तो भाई एसेट्स साइड पे ध्यान देना, डेटर से रिलेटेड प्रोविजन भी गिवन है आपको। ठीक है, यहाँ पे एक मिनट, ये रहा, डेटर से रिलेटेड प्रोविजन भी गिवन है आपको। अगली बात यहाँ पे पंगा है लोन टू पार्टनर का, जहां पे थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। अगली बात यहाँ पे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर भी दिया गया है, जो कि हमारा फिक्टिशियस एसेट होता है। बस ये 3 ही पंगे हैं, इसके अलावा बाकी सारी चीजें नॉर्मल है। ठीक है, बाकी एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीटमेंट वही होता है जो बाकी सारे एसेट्स का होता है। ठीक है, मतलब हमें उसको रियलाइजेशन अकाउंट में क्रॉस ट्रांसफर करना होता है, और उसके बाद अगर क्वेश्चन में उसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू दी गई है तो उसको रियलाइज करना होता है, उसको बेचना होता है। ठीक है, तो बाकी मतलब सारे एसेट्स का सेम ट्रीटमेंट होगा। तो ये 3 पंगे यहाँ पे थे जहां पे गलती हो सकती थी। आगे यहाँ पे लाइबिलिटीज साइड में लोन बाय पार्टनर दिया गया है, हालांकि ये मैंने समझा रखा है बट फिर भी यहाँ पे कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, तो इस पे ध्यान देना है हमें। उसके बाद रिजर्व्स और
एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी हमें दिए गए हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें बैलेंस शीट में इंपॉर्टेंट है जहां पे गलती होने के चांसेस रहते हैं, तो इन पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। और नीचे अब हमें एडजस्टमेंट्स दी गई हैं, काफी सारी एडजस्टमेंट्स यहाँ पे आपको दिख रही होंगी, ठीक है, काफी सारी एडजस्टमेंट्स है यहाँ पे। तो एक एक करके भाई सारी एडजस्टमेंट्स को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। अभी मैं गो थ्रू कर रहा हूं, अभी हम सिर्फ गो थ्रू कर रहे हैं, अभी मैं समझा नहीं रहा, ठीक है। जितना जितना थोड़ा थोड़ा समझ में आता है वो एक अलग बात है, बट अभी मैं डिटेल्ड डिस्कशन सारे पॉइंट्स का नहीं करने वाला हूं। जब मैं सॉल्व करवाऊंगा तो मैं एक एक पॉइंट को पिक करके जो है उसको अच्छे से समझा के दूंगा, ठीक है, जैसे लास्ट क्लासेस में मैंने समझाया था। तो यहाँ पे भाई देखते हैं क्या क्या चीजें लिखी गई है। यहाँ पे हमें बताया गया कि द फर्म वॉज डिसॉल्व ऑन द गिवन डेट। फर्म जो है वो गिवन डेट को डिसॉल्व हो गई। गिवन डेट का मतलब 31 मार्च 2020 को जो है फर्म क्लोज हो गई है। आगे बोले द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स टुक प्लेस। भाई ये ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। अब क्या क्या ट्रांजेक्शन्स है देखते हैं जरा। सबसे पहले यहाँ पे बताया ए टुक 50% ऑफ द स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। ए जो है वो 50% स्टॉक को 20% डिस्काउंट पे ले गया। मतलब आधा स्टॉक तो ए ही ले गया 20% के डिस्काउंट पे। आगे बताया गया कि रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। जो रिमेनिंग स्टॉक था वो 30% के प्रॉफिट पे बेच दिया गया। उसके बाद हमें बताया गया 12,000 आउट ऑफ द सन्ड्री डेटर्स वर नॉट रिकवर्ड। भाई 12,000 रुपए जो थे डेटर्स में से हमें रिकवर नहीं हो पाए और बाकी पैसा रिकवर हो गया है। उसके बाद बताया गया कि लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज्ड 1,40,000। लैंड एंड बिल्डिंग को बेच के हमें 1,40,000 रुपए यहाँ पे मिल गए हैं। देन हमें बताया गया हाफ ऑफ द ट्रेड क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू एंड कैश ऑफ 5,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम्स। ठीक है, तो ये देखेंगे क्या चीज है, ठीक है, अभी इतना ज्यादा समझ में नहीं आया होगा आपको रीड करके। उसके बाद हमें बताया गया कि रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। रिमेनिंग क्रेडिटर्स जो बच गए थे हमारे उनको 10% डिस्काउंट पे हमने पेमेंट की है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 5,000। रियलाइजेशन का खर्चा हो गया 5,000 का। Z, an old customer whose account was written off as bad debt in the previous year paid 500। तो हमें कुछ बैड डेट रिकवर भी हुए हैं 500 रुपए के। पिछले साल हमने बैड डेट रिकॉर्ड कर दिया था और इस साल हमें ये जो है रिकवर हो रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, मैंने जस्ट गो थ्रू किया है, अभी मैंने कुछ समझाया नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा धैर्य रखना, थोड़ा सा पेशेंस रखना, ये मत सोचना कि इतनी जल्दी जल्दी बोल दिया कुछ समझ नहीं आया। भाई समझाया ही नहीं है तो समझ कहां से आएगा, ठीक है। समझ में तो तब आएगा ना जब समझाऊंगा, ठीक है। तो अब समझाऊंगा, अब देखते हैं भाई कैसे होगा ये। तो भाई नोटबुक अपनी खोल लेते हैं साथ साथ, और मैं यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन भी साथ साथ चलता रहेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग से देख लेते हैं भाई एक बार। ये हमारी बैलेंस शीट थी। बैलेंस शीट में जो जो चीजें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जानी चाहिए उनको रियलाइजेशन अकाउंट में क्रॉस ट्रांसफर करना चाहिए। लेकिन ये सारा काम करने से पहले एक काम करेंगे क्या, एक काम ये करेंगे कि भाई सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेट बनाते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर हमारा कौन सा चल रहा है भाई साहब, इलिस्ट्रेशन नंबर अपना चल रहा है ये 20। तो इलिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 20। तो चलिए जी स्टार्टिंग करते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 20 की। और सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट भी है यहाँ पे, ठीक है ना। पार्टनर्स लोन अकाउंट भी था, कैपिटल अकाउंट भी था, और फिर बैंक और कैश अकाउंट एज द केस में भी। तो वो देखते हैं भाई धीरे धीरे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। अब जब मैं रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाऊंगा तो नॉर्मली ही बनेगा फॉर्मेट, तो जैसे बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो नॉर्मली फॉर्मेट बना देंगे और कोई ज्यादा दिक्कत वाली यहाँ पे बात नहीं आएगी। तो यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स, अमाउंट, और फिर से पर्टिकुलर्स, एंड देन फिर से यहाँ पे आ गया आपका अमाउंट, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पे जो है इस तरीके से लाइनें भी खींच दी हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। तो ये तो बन गया भाई रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट। डेबिट और क्रेडिट साइड जैसे हम बनाते हैं नॉर्मली, ठीक है, वैसे मैंने बना दिया यहाँ पे। और थोड़ा सा नीचे जाके मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ। यहाँ पे हम साथ साथ ही फॉर्मेट बना देते हैं। कौन सा फॉर्मेट बना देते हैं, लोन अकाउंट का, ठीक है। अच्छा लोन कौन से वाले पार्टनर का था भाई, तो लोन हमारे पास था बी का। देखो ध्यान से लाइबिलिटी साइड पे लोन बाय बी था, ठीक है। तो ये लोन बाय बी है भाई, बी का लोन है ये, तो उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो देखते हैं भाई ध्यान से।
चलो जी, तो बीज लोन अकाउंट का भी साथ साथ यहाँ पे फॉर्मेट बनाते हैं, बीज लोन अकाउंट। और ये हमारा बन गया भाई बीज लोन अकाउंट का फॉर्मेट। यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे आ गया अमाउंट। और उसके बाद हम लोगों को क्या बनाना है भाई, उसके बाद हमें बनाना है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के लिए थोड़ी सा स्पेस यहाँ पे छोड़ देता हूँ और फिर यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनाते हैं भाई, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये बन गया भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे आ जाएगा अपना पर्टिकुलर्स, और पार्टनर्स कितने थे भाई, आई थिंक दो ही पार्टनर्स थे, ए और बी। ठीक है, एक बार मैं देख भी लेता हूँ जरा कि पार्टनर्स कितने थे। तो ए और बी दो ही पार्टनर्स थे। तो यहाँ पे लिखते हैं भाई ए, देन यहाँ पे बी, फिर यहाँ पे पर्टिकुलर्स, देन ए एंड देन बी। ठीक है, तो भाई ये हमने यहाँ पे फॉर्मेट बना दिया कैपिटल अकाउंट का। अब क्वेश्चन में ना कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों का बैलेंस दिया हुआ था, देखना ध्यान से। कैश और बैंक अकाउंट को दोनों बैलेंस दिया हुआ था। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि जब भी ऐसी इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगी तो आपको क्या करना है भाई, आपको कैश अकाउंट का जो बैलेंस है वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका मतलब दोनों खाते बनाऊंगा, कैश अकाउंट भी बनाऊंगा और बैंक अकाउंट भी बनाऊंगा। तो थोड़ा सा कैपिटल अकाउंट का स्पेस छोड़ के यहाँ पे मैं फॉर्मेट बना देता हूँ। तो यहाँ पे भाई बनाते हैं फॉर्मेट। तो ये यहाँ पे मैं बना देता हूँ भाई कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। और यहाँ पे भाई नॉर्मली जैसे कि हम बनाते हैं पर्टिकुलर्स आ गया, देन अमाउंट, देन फिर से पर्टिकुलर्स, और फिर से यहाँ पे आ गया भाई अमाउंट। और साथ ही साथ यहाँ पे बना देते हैं भाई बैंक अकाउंट का भी फॉर्मेट। ठीक है, तो यहाँ पे बनाते हैं भाई बैंक अकाउंट। और यहाँ पे भी पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, एंड देन अमाउंट। ठीक है, तो ये हमारा बैंक अकाउंट का भी फॉर्मेट बन गया। और सारे के सारे फॉर्मेट्स बनाने के बाद अब हम चलते हैं सीधा पहले तो रियलाइजेशन अकाउंट के फॉर्मेट की तरफ। ठीक है, तो ये आ गया भाई अपना रियलाइजेशन अकाउंट। और यहाँ पे मैं एंट्रीज पोस्ट करना स्टार्ट करूंगा भाई। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, एसेट्स और लाइबिलिटीज को उनकी बुक वैल्यू पे क्रॉस ट्रांसफर करना है। ठीक है, और ये क्रॉस ट्रांसफर करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है। किन बातों का ध्यान रखना है भाई, यहाँ पे जो रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज है उनको क्रॉस ट्रांसफर नहीं करना, फिक्टिशियस एसेट्स को भी क्रॉस ट्रांसफर नहीं करना आपको, और जो एसेट्स से रिलेटेड रिजर्व्स और प्रोविजंस है उनको क्रॉस ट्रांसफर करना है भाई एज अ लाइबिलिटी। ठीक है, तो जैसे कि डेटर से रिलेटेड हमें प्रोविजन दिया गया था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो वहां पे मैं क्रॉस ट्रांसफर करूंगा। तो एक एक करके देखते हैं भाई यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, और सीक्वेंस वाइज जो जो आइटम जहां जहां पे पोस्ट होनी चाहिए ना, वहां वहां पे उस खाते में पोस्ट कर देते हैं। मतलब अगर कोई आइटम
कैश अकाउंट में जानी चाहिए तो वो कैश अकाउंट में डाल देंगे, जो बैंक में जानी चाहिए वो बैंक में, जो कैपिटल अकाउंट में जानी चाहिए वो कैपिटल अकाउंट में, जो पार्टनर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफर करनी चाहिए आइटम उसको पार्टनर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, जो रियलाइजेशन अकाउंट में होनी चाहिए उसको रियलाइजेशन अकाउंट में। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो बैलेंस शीट को जहां जहां पे हमें पोस्ट करना है वहां पे पोस्ट करके बैलेंस शीट का काम एक ही बार में खत्म कर देंगे, ताकि बैलेंस शीट के काम में कोई दिक्कत ना रह जाए। तो भाई स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले कैश अकाउंट का बैलेंस है 6,000 और बैंक अकाउंट का बैलेंस है 30,000। तो कैश और बैंक अकाउंट के बैलेंसेस यहाँ पे दिए गए हैं, तो मैं कैश और बैंक अकाउंट में चले जाता हूँ पहले तो, ठीक है। तो ये आ गया भाई अपना कैश अकाउंट। कैश अकाउंट, कैश भाई हमारा एसेट होता है, एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आना चाहिए। तो टू बैलेंस बीडी, ठीक है। बैंक अकाउंट का भी ओपनिंग बैलेंस यहीं पे आना चाहिए, टू बैलेंस बीडी, ठीक है। तो कितना कितना बैलेंस था भाई, इनका बैलेंस था हमारे पास 6,000 और 30,000, ठीक है। तो 6,000 और 30,000 रुपए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई, ये हो गया हमारा 6,000। थोड़ा सा इसको साफ सुथरा लिख देते हैं भाई, ये हो गया भाई 6,000 और ये हो गया 30,000, ठीक है। तो 6,000 और 30,000 रुपए तो भाई यहाँ पे आ गए कैश और बैंक अकाउंट के अंदर, ठीक है। उसके अलावा देखते हैं और क्या क्या चीजें गिवन थी भाई कैश और बैंक अकाउंट के बैलेंस के अलावा। स्टॉक गिवन था, तो भाई स्टॉक तो सीधा रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। उसके बाद डेटर्स थे, ठीक है, स्टॉक डेटर, ठीक है, ये सब चीजें तो लिखते हैं यहाँ पे एक एक करके। सबसे पहले 80,000 का स्टॉक है, तो 80,000 का स्टॉक यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट में। तो भाई रियलाइजेशन अकाउंट में क्रॉस ट्रांसफर करूंगा तो भाई डेबिट साइड पे आ जाएगा टू स्टॉक, टू स्टॉक अकाउंट 80,000, ठीक है। तो ये आ गया हमारा स्टॉक अकाउंट में 80,000। अब ये 80,000 को थोड़ा सा सही करके लिख देता हूं, ये हो गया 80,000, ठीक है। अब ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या दिया हुआ था, स्टॉक के बाद डेटर्स दिए हुए थे जो कि थे हमारे 66,000 के, ठीक है। डेटर्स को हमेशा ग्रॉस पे लिखना, ठीक है, ग्रॉस वैल्यू पे। देखो यहाँ पे ना हमें नेट वैल्यू भी दी हुई है, ग्रॉस वैल्यू भी दी हुई है, ठीक है। 60,000 रुपए हमारी नेट वैल्यू है और 66,000 ग्रॉस वैल्यू है, तो ग्रॉस वैल्यू पे ही लिखना होता है हमेशा, मैंने समझा रखा है आप लोगों को। तो डेटर्स को यहाँ पे लिखते हैं टू डेटर्स, टू डेटर्स अकाउंट 66,000। और जब डेटर्स लिखेंगे तो उससे रिलेटेड प्रोविजन को भी क्रॉस ट्रांसफर कर देंगे। प्रोविजन लाइबिलिटी होता है, तो क्रॉस ट्रांसफर होके कहां पे आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा यहाँ पे। तो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे भाई 6,000 रुपए, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट 6,000 रुपए, तो भाई ये भी आ गया हमारा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं और क्या क्या चीजें यहाँ पे गिवन है भाई। डेटर्स हो गया, प्रोविजन हो गया। उसके बाद लोन टू ए, पार्टनर से लोन लिया है या दिया है, तो भाई पार्टनर को लोन दिया है, ए को लोन दे रखा है फर्म ने, फर्म का एसेट है भाई। ध्यान से देखो, ये जो लोन हमने एसेट साइड पे लिखा लोन टू ए, ये फर्म के लिए क्या है, एसेट है, फर्म की संपत्ति है। तो फर्म ने लोन दिया होगा ना, लिया थोड़ी ना होगा। तो ये जो पार्टनर को लोन दिया जाता है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रॉस ट्रांसफर किया जाता है भाई। ध्यान रखना इस बात का, कहां पे क्रॉस ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसके लिए कोई लोन अकाउंट नहीं बनता, ठीक है। लाइबिलिटी वाला जो लोन होता है ना, जैसे यहाँ पे लोन बाय बी दिया हुआ है, उसका लोन अकाउंट बनता है। एसेट वाला जो लोन है वो कहां पे ट्रांसफर होगा, वो कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे मैं इसको क्रॉस ट्रांसफर कर रहा हूँ कैपिटल अकाउंट में 10,000 रुपए, ठीक है। 10,000 रुपए में कहां पे ट्रांसफर करूंगा भाई, कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट में चलते हैं, और ए का लोन था ना ये, तो ए के कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे लिखते हैं भाई डेबिट साइड पे टू एज लोन, टू एज लोन अकाउंट। तो भाई क्रॉस ट्रांसफर कर दिया है और अमाउंट था इसका 10,000। तो ये 10,000 रुपए भी यहाँ पे हमने लिख दिए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आइटम हमारे पास क्या है। नेक्स्ट आइटम हमारे पास यहाँ पे लोन के बाद है प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, गुडविल, प्रीपेड इंश्योरेंस, सारी चीजें, ठीक है। तो सारी चीजें कहां पे जाएंगी, ये सब जाएगा हमारा रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, गुडविल,
तो ये सब कुछ लिखते हैं वहां पे। तो चलते हैं भाई रियलाइजेशन अकाउंट में, और यहाँ पे एक एक करके सारी आइटम्स को लिखेंगे। टू प्लांट एंड मशीनरी, टू लैंड एंड बिल्डिंग, और क्या क्या चीजें थी यार, तो एक एक करके देख लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी था 30,000, लैंड एंड बिल्डिंग था 33,000 का, फर्नीचर है, ठीक है 30,000 ये था, और ये अपना 33,000, और फिर फर्नीचर 10,000 का फर्नीचर भी है, तो यहाँ पे फर्नीचर आ गया 10,000। देन फर्नीचर के बाद क्या है भाई, फर्नीचर के बाद अपना था यहाँ पे गुडविल और प्रीपेड इंश्योरेंस, 15,000 रुपए की गुडविल और 1,000 का प्रीपेड इंश्योरेंस। तो गुडविल और प्रीपेड इंश्योरेंस भी लिख देते हैं भाई, टू गुडविल। तो नॉर्मली बाकी सारे एसेट्स की तरह ही गुडविल को लिखना होता है, ठीक है। तो टू गुडविल 15,000, और टू प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000। तो भाई ये हमारा यहाँ पे बना दिया हम लोगों ने, क्या बना दिया, रियलाइजेशन अकाउंट के जो एसेट्स थे उनको क्रॉस ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। लास्ट में हमें एक फिक्टिशियस एसेट दिया हुआ है भाई, वो भी बच गया ना, उसको भी करेंगे ट्रांसफर। वो कहाँ पे जाना चाहिए, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर नाम से दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो हमारा फिक्टिशियस एसेट है ये कहाँ पे जाएगा, फिक्टिशियस एसेट्स कहाँ पे ट्रांसफर होते हैं भाई, पार्टनर्स में बांट दिए जाते हैं। तो ये 10,000 पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रॉस ट्रांसफर होगा, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 के अंदर। तो 10,000 को मैं जब बांट दूंगा 3:2 में, तो 6,000 और 4,000 चला जाएगा ए और बी के कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे भाई कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे, ए और बी का जो कैपिटल अकाउंट था वहां पे चलते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट कितना कितना अमाउंट आएगा, 6,000 और 4,000, 3:2 की रेशियो में बांट दिया 10,000 को, ठीक है। तो इस तरीके से भाई ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट की भी पोस्टिंग हम लोगों ने कर दी है, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है। तो एसेट साइड पे जितनी भी चीजें थी ना, उन सबकी पोस्टिंग जहां जहां पे होनी चाहिए थी वहां वहां पे मैंने कर दिया। अब आगे बढ़ेंगे भाई, आगे बढ़ के अब हमें क्या करना है, अब चलना है लाइबिलिटीज साइड की तरफ। तो लाइबिलिटीज साइड पे देखो भाई ध्यान से, क्रेडिटर्स दिया हुआ है, बिल्स पेबल दिया हुआ है, लोन बाय बी दिया हुआ है। सबसे पहले क्रेडिटर्स और बिल पेबल जो है ये क्या है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल जो है ये आउटसाइडर्स लाइबिलिटी है। तो ये कहां पे ट्रांसफर होंगे भाई, ये ट्रांसफर होंगे हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो पहले इनको ट्रांसफर करते हैं, 80,000 और 25,000, ठीक है। तो यहां पे आएगा बाय क्रेडिटर्स 80,000, 80,000, और यहां पे आएगा बाय बिल्स पेबल 25,000, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे लिख दी है भाई। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या है यहाँ पे, लाइबिलिटी साइड में लोन बाय बी है, तो भाई ये लोन अकाउंट में 15,000 रुपए ट्रांसफर होंगे, बीज लोन अकाउंट, ठीक है। तो हमने जो लोन अकाउंट बनाया था वहां पे इसको क्रॉस ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। लाइबिलिटी का जो बैलेंस है वो हमेशा क्रेडिट साइड पे आता है ना, तो बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। कितना अमाउंट था इसका, तो भाई ये हमारा अमाउंट था 15,000 रुपए, ठीक है। तो ये 15,000 रुपए हमारा यहाँ पे आ गया, ये आ गया भाई 15,000, ठीक है। इसके बाद हमें रिजर्व्स दिए हुए हैं, ठीक है। देखो ध्यान से मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो यहाँ पे देखना भाई, रिजर्व्स दिए हुए हैं 34,000 रुपए, और पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस भी है 11,000। अब ये जो रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस वगैरह होते हैं ये कहाँ पे ट्रांसफर होते हैं, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रॉस ट्रांसफर होते हैं। तो रिजर्व और पी एंड एल का बैलेंस दोनों के दोनों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे, क्रॉस ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस की जगह छोड़ देता हूँ बाय बैलेंस बीडी के नाम से, ठीक है। कैपिटल अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस लिखना होता है उसकी जगह मैंने छोड़ दी, ठीक है। बाकी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी बाय रिजर्व्स और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय रिजर्व्स अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। रिजर्व्स का अमाउंट था 34,000, ठीक है। एक मिनट भाई कैलकुलेटर ले लेते हैं जरा सा,
चलो जी, तो रिजर्व्स का हमारे पास अमाउंट है 34,000। ठीक है, मैं दिखा भी देता हूँ, देखो एक बार, आपके पास तो बुक होगी वैसे। 34,000 रुपये हमारा अमाउंट था, तो 34,000 को मैं डिवाइड करूंगा 3:2 के रेशो में, तो इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, तो 20,400 तो यहाँ पे आ गया ए के खाते में। और बाकी जो हमारा बैलेंस है वो कहाँ चला जाएगा भाई, उसको भी जरा लिखते हैं, 1 मिनट। चलो, तो 34,000 में से 20,400 यहाँ पे आ गया, तो 13,600 ये बी के खाते में आ गया। ठीक है, और 11,000 रुपए P&L अकाउंट का बैलेंस था, तो उसको भी बांटते हैं, इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, तो ये 6600 तो यहाँ पे आ जाएगा, 6,600। और बाकी कितना बच गया भाई, 11,000 में से 6,600 हटा देंगे तो 4,400। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस यहाँ पे आ गया। अब भाई बैलेंस शीट की सारी चीजें लगभग हो गई है, बस एक चीज लास्ट में बच गई। क्या बच गया, कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस 90 और 30,000, तो इनको भी लिख देते हैं भाई। ए के खाते में कितना ओपनिंग बैलेंस है, 90,000। 90 और 60 था ना, या 30 था, 90 और 30 था। ठीक है, तो 30,000 यहाँ पे आ जाएगा। तो भाई इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास जो भी बैलेंस शीट के आइटम्स थी वो तो हमने सारी की सारी पोस्ट कर दी है। ठीक है, बैलेंस शीट वाली सारी आइटम्स जहां जहां पे पोस्ट होनी चाहिए थी वो वहां वहां पे पोस्ट हो चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात वहां पे नहीं है। और अब आगे बढ़ते हैं भाई, अब क्या करना है, अब एक एक करके सारी एडजस्टमेंट्स को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक एक करके सारी एडजस्टमेंट्स की बारी आएगी। अब तो सबसे पहले हम लोग जो है फर्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट आपको स्क्रीन पे भी दिख रही है, बुक में भी देख लेना भाई ध्यान से। यहां पे हमें कहा गया कि ए टुक 50% ऑफ द स्टॉक एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। ए जो है वो 50% स्टॉक लेके जा रहे हैं, और कितने के डिस्काउंट पे लेके जा रहे हैं भाई, ये 20% के डिस्काउंट पे। तो बात को समझना भाई, सबसे पहले तो देखो स्टॉक कितना दिया हुआ है। स्टॉक दिया हुआ था हमें 80,000, देखो ध्यान से, स्टॉक कितना दिया हुआ है, 80,000 रुपए दिया हुआ है। ठीक है, 80,000 रुपीज का स्टॉक हमें यहाँ पे गिवन है। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा कि ए जो है वो 50% स्टॉक ले गया, मतलब वो 40,000 वाला स्टॉक ले गया, 40,000 का स्टॉक वो ले गया, और वो भी 20% डिस्काउंट पे ले गया। इसका कहने का मतलब क्या है, देखो भाई ध्यान से, मैं आपको लिख के बताता हूँ ये सारी बात। तो इधर देखेंगे भाई ध्यान से, थोड़ा सा साइड में यहाँ पे लिखते हैं। तो देखो भाई, ए जो है वो स्टॉक लेके गया, तो यहां पे लिखते हैं भाई 50% स्टॉक वो ले गया। 50% स्टॉक की वैल्यू क्या थी, बुक वैल्यू क्या थी, तो 50% स्टॉक की जो बुक वैल्यू थी, मैं पहले वो लिखता हूं, बुक वैल्यू। तो 50% स्टॉक की बुक वैल्यू थी हमारी 40,000 रुपए, 40,000 रुपए। ठीक है, और ये जो स्टॉक था वो डिस्काउंट पे लेके गया, तो डिस्काउंट कितना था, 20% का डिस्काउंट भी था। तो डिस्काउंट लिखना था, डेटर्स लिखने लग गया हूं मैं, और इसको मैं, ठीक है, तो ये हो गया भाई डिस्काउंट। तो 40,000 का अगर मैं 20% निकालूं तो 8,000 आता है, तो 8,000 का तो भाई डिस्काउंट मिल गया। बाकी कितना बचा, तो बाकी अपने पास यहाँ पे 32,000 रुपीज बचा, 32,000। तो मतलब कहने का ये है कि जो हमारा ए है, ए स्टॉक ले गया 40,000 वाला, कितने में ले गया, 32,000 में। ठीक है, तो फर्स्ट वाली एडजस्टमेंट का ये मतलब है, फर्स्ट वाली एडजस्टमेंट का मतलब समझ में आया होगा आपको कि ए ने क्या किया, 40,000 वाला स्टॉक 32,000 में ले गया। अब हमें क्या करना है भाई, 40 का स्टॉक 32 में ले गया तो 8 का नुकसान हुआ, तो इसके बारे में नहीं सोचना। मैंने आपको क्या बता रखा है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते समय प्रॉफिट या लॉस के बारे में तो सोचो ही मत। बैलेंसिंग फिगर जब निकलेगी ना, तो अपने आप ही प्रॉफिट या लॉस एडजस्ट हो जाएगा वहां पे। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमें तो सिर्फ एंट्री सोचनी है कि भाई ए जब स्टॉक लेके जाएगा तो उसकी एंट्री क्या होगी। जब ए स्टॉक लेके जाएगा तो फर्म ने उसको स्टॉक दे दिया, फर्म ने उससे पैसे लेने हैं कि नहीं लेने, फर्म ने उससे पैसे लेने हैं, तो फर्म उसको अपना डेटर बना लेगी। तो यहाँ पे एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और टू क्या लिखूं, टू क्या लिखूं, स्टॉक अकाउंट, नहीं भाई, स्टॉक अकाउंट को मैं ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुका हूं, देखो ध्यान से, स्टॉक को तो मैं ऑलरेडी रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर चुका हूं। और मैंने उस टाइम पे एंट्री क्या पास की है, देखो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। पोस्टिंग को जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना तो आता ही है ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रखा है,
डेबिट साइड पे एंट्री की है किस नाम से, टू स्टॉक अकाउंट, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास ये एंट्री भी हो गई। तो इसका मतलब मैंने तो स्टॉक को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर रखा है, तो अब जब मैं एंट्री करूंगा तो मैं टू स्टॉक नहीं लिख सकता, टू क्या लिखूंगा, रियलाइजेशन। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी पहले समझा रखी है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा भाई, जितनी रिलायजेबल वैल्यू है, जितने में बेचा, ठीक है। तो ए को जो हमने स्टॉक दिया वो कितने में दिया, 32,000 में दिया। तो जितने में स्टॉक बेचा है उतनी ही वैल्यू आएगी। अब इस एंट्री की अगर मैं पोस्टिंग करूं तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग होगी बाय एज कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे लिखते हैं भाई, यहां पे लिखते हैं बाय एज कैपिटल अकाउंट। तो आपको स्क्रीन पे सब नजर में तो ढंग से आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, और यहां पे ब्रैकेट में लिख देता हूं, ये क्या है, ये है स्टॉक। ये जो है वो स्टॉक लेके चला गया, कितने में लेके गया था, 32,000, तो 32,000 आ गया, ठीक है। तो एंट्री की पोस्टिंग मैंने कर दी, आप सभी को समझ में आ गई होगी इस एंट्री की पोस्टिंग, ठीक है। अब देखना भाई आगे, फर्स्ट एंट्री तो हो गई है, सेकंड एंट्री की तरफ। सेकंड एंट्री जो है यहाँ पे क्या दी गई है कि रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। जो रिमेनिंग स्टॉक है वो हमने 30% के फायदे पे बेचा। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले यहां पे मैं लिखता हूं रिमेनिंग स्टॉक की बात चल रही है। एक तो ये मैंने फर्स्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड यहाँ पे नोटिंग की है। ये नोटिंग आपके समझने के लिए, एग्जाम में करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर किसी बच्चे के पास एक्स्ट्रा टाइम है तो वो कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैंने समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो रिमेनिंग स्टॉक की बात चल रही है, रिमेनिंग स्टॉक तो पहले तो लिखना पड़ेगा कि भाई रिमेनिंग स्टॉक कितने का है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं रिमेनिंग एक मिनट, रिमेनिंग स्टॉक, ये क्या हो गया, रिमेनिंग स्टॉक। तो भाई हमारा रिमेनिंग स्टॉक कितना बचेगा भाई, 50% ही बचेगा ना, क्योंकि 50% तो ए ले गया, तो बाकी 50%। तो रिमेनिंग स्टॉक की बुक वैल्यू क्या होगी, बुक वैल्यू क्या होगी इसकी, तो भाई बुक वैल्यू आधी होगी इसकी, मतलब 40,000। टोटल स्टॉक 80,000 का था, तो 50% स्टॉक की बुक वैल्यू होगी 40,000। और इसके बारे में क्या बोला है, इसके बारे में ये बोला है कि रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। हमने ये जो रिमेनिंग स्टॉक था ये 30% के फायदे पे बेचा। तो अगर मैं यहाँ पे फायदा ऐड करूं, प्रॉफिट ऐड कर दूं 30% एट द रेट ऑफ 30%, तो भाई कितना प्रॉफिट आएगा, 40,000 का 30% कितना होगा, तो 40,000 का 30% होगा 12,000। तो 12,000 का अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट जोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा, 52,000। इसका मतलब मैंने 52,000 में ये जो स्टॉक था इसको बेच दिया है, 52,000 में। अब स्टॉक को बेचने की एंट्री क्या होगी भाई, सबसे पहली बात तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक और कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। मैं बैंक अकाउंट के नाम से एंट्री कर रहा हूं, तो बैंक अकाउंट डेबिट। और टू क्या लिखूंगा, स्टॉक लिखूंगा क्या, नहीं। हालांकि नॉर्मली अगर ये हम करते हैं एंट्री तो टू स्टॉक ही आना चाहिए था ना यहाँ पे, बट यहाँ पे मैं टू स्टॉक नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि स्टॉक को मैं ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुका हूँ रियलाइजेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं भाई टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। 52,000 जो रिलायजेबल वैल्यू है, जितने में बेचा उस वैल्यू पे एंट्री करेंगे। अब इसकी पोस्टिंग अगर मैं यहाँ पे करूं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होगी भाई, क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होगी बाय बैंक अकाउंट के नाम से। तो यहाँ पे लिखते हैं भाई बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट लिख के और नीचे यहाँ पे लिख देंगे स्टॉक। तो ये आ गया भाई स्टॉक, रियलाइजेबल वैल्यू कितनी थी 52,000, तो ये आ गया 52,000। तो भाई सेकंड एडजस्टमेंट का भी पंगा हमने जो है खत्म कर दिया। आगे बढ़ते हैं, वो कह रहे भाई 12,000 आउट ऑफ द डेटर्स वाज वर नॉट रिकवर्ड। वो कह रहे डेटर में से 12,000 नहीं मिले हमको। तो डेटर कितने के थे हमारे,
डेटर थे 66,000 के, देखो ध्यान से 66,000 के, वो कह रहा 12,000 नहीं मिले, तो 66,000 माइनस 12,000 अगर मैं करता हूं तो कितना पैसा मिल गया, 54,000 मिल गया। ठीक है, ध्यान देना इस बात पे। वो कह रहा है डेटर से हमें 66,000 रुपए लेने थे और वो कह रहा है कि भाई 12,000 रुपए नहीं मिले, 12,000 आउट ऑफ द डेटर वर नॉट रिकवर्ड, 12,000 नहीं मिले, तो मतलब कितना मिल गया, 54,000 मिल गया। तो जितना पैसा मिल गया उसकी एंट्री कर देंगे, यहां पे लिख देंगे रिलायजेबल वैल्यू डेटर्स की, डेटर्स की रिलायजेबल वैल्यू कितनी हो गई, 54,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, जर्नल एंट्री बनेगी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां तक, तो ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे हमारे पास क्या है, आगे है लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज्ड 1,40,000, तो उसकी भी एंट्री वहीं पे कर देंगे बैंक अकाउंट के अंदर, लैंड एंड बिल्डिंग। तो भाई लिखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, और अमाउंट कितना था भाई, यहाँ पे थोड़ा सा अमाउंट देखना पड़ेगा मुझे, 1,40,000 था, तो ये आ गया 1,40,000। उसके बाद नेक्स्ट आइटम जो थी वो क्या थी भाई, नेक्स्ट आइटम थी हाफ ऑफ द ट्रेड क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू। मैंने आपको क्या बताया था, अगर कोई लाइबिलिटी के बदले में अगर हम कोई एसेट दे देते हैं तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती, ध्यान देना। वो कह रहा है क्रेडिटर्स, आधे क्रेडिटर्स के बदले में हमने क्या किया, प्लांट एंड मशीनरी दे दी 10% कम बुक वैल्यू पे, तो प्लांट एंड मशीनरी चली गई है क्रेडिटर्स के बदले में। मैंने आपको लास्ट क्लास में ये समझाया था अच्छे से कि इसकी एंट्री नहीं होती, और क्यों नहीं होती वो भी मैंने वहां पे बताया था, जर्नल एंट्री करके बताया था मैंने, क्योंकि डेबिट भी वही होगा अमाउंट, क्रेडिट भी वही होगा रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ही, तो डेबिट से क्रेडिट कट जाता है। ठीक है, तो एक बार अगर किसी बच्चे को याद नहीं है तो पुरानी वाली क्लास में जाके देख लेना ये कि क्यों था ये। तो अगर मैं किसी लाइबिलिटी के बदले में कोई एसेट दे दूं तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, तो उसकी तो कोई एंट्री होगी नहीं। आगे बोला एंड कैश ऑफ 5,000 इन सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम्स, हाफ ऑफ द क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी एट 10% लेस द बुक वैल्यू एंड कैश ऑफ 5,000 इन सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम्स। तो प्लांट एंड मशीनरी भी दे दी और कैश भी दे दिया। अब ये जो कैश वाली बात है ना, इसको तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। देखो मैं आपको जर्नल एंट्री करके बताता हूं, इधर देखना ध्यान से। बात चल रही है आधे क्रेडिटर्स की, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये हमारा पॉइंट नंबर क्या था भाई, पॉइंट नंबर 5 है हमारा, टोटल क्रेडिटर्स 80,000 के थे। तो देखो भाई ध्यान से, 5th पॉइंट की बात चल रही है, टोटल क्रेडिटर्स कितने थे, टोटल क्रेडिटर्स थे 80,000, 80,000, और वो आधे क्रेडिटर्स की बात कर रहे हैं, आधे, तो मतलब हाफ क्रेडिटर्स की बात कर रहा है वो, हाफ क्रेडिटर्स का मतलब हो गया 40,000 के क्रेडिटर की बात कर रहा है वो। तो अभी इस 40,000 पे फोकस करेंगे, ठीक है, इस 40,000 पे फोकस करेंगे अभी। वो कह रहा है 40,000 के क्रेडिटर्स ने क्या क्या किया, एक तो वो कह रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी ले गए 10% कम बुक वैल्यू पे, तो प्लांट एंड मशीनरी ले गए, प्लांट एंड मशीनरी 33,000 की थी, 10% कम वैल्यू पे ले गए, तो भाई 33,000 में से 10% अगर मैं लेस कर दूं तो हमारे पास 29,700 आता है। इसका मतलब देखो ध्यान से, देखो भाई ध्यान से, 40,000 देने थे हमने, 40,000 के बदले में उन्होंने लैंड एंड बिल्डिंग भी ली हमसे। लैंड एंड बिल्डिंग कितने की ले ली, लैंड एंड बिल्डिंग उन्होंने ले ली भाई 29,700 रुपए की। ठीक है, 10% कम वैल्यू पे हमने जो है लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू निकाली, तो 29,700 आया, 33,000 माइनस 10%। बाकी कितना पैसा बच गया था जो हमने उनको देना था, तो भाई निकाल लेते हैं। 40,000 में से 29,700 में अगर माइनस करूं तो 10,300 रुपए रह गए थे। अब वो कह रहे हैं जो बैलेंस रह गया था ना, इसके बदले में हमने कैश दे दिया कितना, 5,000 फुल सेटिस्फेक्शन में, और अब उसका पूरा ड्यू खत्म कर दिया हमने, कुछ पेंडिंग नहीं बचा। ठीक है, फुल सेटिस्फेक्शन का मतलब तो यही होता है ना, 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, फुल सेटिस्फेक्शन, फाइनल सेटिस्फेक्शन, ये शब्द जो है फुल सेटलमेंट। ठीक है, तो यही बात उसने यहाँ पे लिखी है कि भाई हाफ ऑफ द क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड लैंड एंड बिल्डिंग एट 10% लेस द बुक वैल्यू एंड कैश ऑफ 5,000 इन फुल सेटलमेंट। तो भाई पूरा हिसाब किताब वो कह रहा है इसी में हो गया है। अब अगर इसकी मैं एंट्री करूं तो देखो एंट्री क्या बनेगी, सबसे पहले मेरे क्रेडिटर्स की लाइबिलिटी खत्म हो रही है, लाइबिलिटी खत्म हो रही है तो लाइबिलिटी का अकाउंट डेबिट, बट लाइबिलिटी का अकाउंट में क्रेडिटर्स अकाउंट में डेबिट नहीं कर सकता क्योंकि मैं उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर चुका हूं, तो मुझे रियलाइजेशन अकाउंट ही यहाँ पे जो है मजबूरन डेबिट करना पड़ेगा। क्रेडिटर्स अकाउंट की जगह में रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करूंगा। बात समझ में आ रही है, कितने की लाइबिलिटी खत्म हुई है, 40,000 की, तो 40,000 की लाइबिलिटी डेबिट होगी। अगली बात,
इस लाइबिलिटी को पे करने के लिए मैंने लैंड एंड बिल्डिंग दिया, तो टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, लेकिन टू लैंड एंड बिल्डिंग नहीं लिख सकता क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग को मैं रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर चुका हूं। तो टू क्या बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, कितने में दिया मैंने ये, तो मैंने जो है मेरा कितने का चला गया था भाई, 33,000 का चला गया था ना लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, तो 33,000 रुपीज ये हो गए। और अच्छा 33,000 नहीं, मैं रिलायजेबल वैल्यू पे लिखूंगा ना इसको, कितने रुपए में मैंने दिया लैंड एंड बिल्डिंग को। तो लैंड एंड बिल्डिंग को मैंने दिया 29,700 में दे दिया मैंने। ठीक है, या एक काम करते हैं, इसको इसको तो भाई बुक वैल्यू पे लिखेंगे ना, बुक वैल्यू पे लिखते हैं। ठीक है, गलत कर दिया, 33,000 पे लिखेंगे। एसेट जितने का था उतने की वैल्यू पे ही उसको रिकॉर्ड किया जाता है जब एसेट बेचा जाता है तो। ठीक है, एसेट दिया जाता है जब किसी को, तो 40,000 की लाइबिलिटी के बदले में 33,000 ऐसे दे दिए और कुछ कैश भी दिया, तो टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट कितना, 5,000। अब एक चीज देखना, यहां पे डेबिट साइड में कितना है भाई, 40,000, और क्रेडिट साइड में देखो कितना है भाई, 38,000। 2,000 रुपए का फायदा हो गया। कैसे हो गया 2,000 का फायदा भाई, क्योंकि हमने कम पैसे दिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, हमने कम पैसे दिए, तो फायदा कहां जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में, 2,000 रुपए। तो ये इसकी एंट्री बनती है। लेकिन अब एक बात समझना ध्यान से, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितने से हुआ, 40 से, और क्रेडिट का टोटल करो कितना हो रहा है, 35,000। तो अल्टीमेटली रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है, अल्टीमेटली देखना, मैं इसका नेट इफेक्ट निकालता हूं नीचे। अल्टीमेटली हमारा रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, कितने से, 5,000 से। रियलाइजेशन अकाउंट 40 से डेबिट हुआ और 35 से क्रेडिट हुआ, तो अल्टीमेटली 5 से डेबिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, हाँ भाई हो रहा है। और 2 क्या हो गया, कैश अकाउंट। तो ये इसका नेट इफेक्ट ऐसे निकला। तो आपको ये एंट्री समझ में आई होगी, इसकी मुझे पोस्टिंग करनी है। ये एंट्री निकालने के लिए मैंने आपको ये सब समझाया। ठीक है, हालांकि मैं इसको सिंपली भी बता सकता था, बट फिर भी ये एंट्री निकालने के लिए मैंने ये पूरा डिस्कशन यहाँ पे आपके साथ किया है। तो भाई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पे पोस्टिंग करेंगे टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, मैं बैंक अकाउंट के नाम से करूंगा भाई, कैश के नाम से नहीं करूंगा। ठीक है, तो इसको बैंक लिख देते हैं। एक मिनट भाई, एक मिनट, ये हो गया हमारा बैंक अकाउंट। इसकी पोस्टिंग कर देता हूं भाई मैं जरा। तो पोस्टिंग करते हैं भाई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये आ गए हम रियलाइजेशन अकाउंट में, और यहां पे टू बैंक अकाउंट, और नाम क्या लिखूंगा, क्रेडिटर्स, क्योंकि क्रेडिटर्स की लाइबिलिटी घटी है ना मेरी। क्रेडिटर्स को मैंने 5,000 रुपए ये पे किए, 5,000 ये पे किए। चलो जी, तो ये वाली एडजस्टमेंट भी आपको समझ में आ गई होगी भाई। जिसको अगर डाउट है तो मुझसे पर्सनली फोन करके पूछ लेना, अभी भी अगर डाउट है तो। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों को डाउट हो, जरूरी नहीं है कि सभी को समझ में आ जाए एक ही बार में। तो डाउट है तो उसका भाई इलाज क्या करेंगे, उसका इलाज ये करेंगे कि भाई मैं कोशिश करूंगा फोन पे समझाने का। अगर फोन पे नहीं हुआ तो फिर मैं घर पे बुला के जो है फेस टू फेस भी समझाने का प्रोविजन जो है वो आपको दूंगा। तो मतलब वो वाला बेनिफिट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब भाई सिक्स्थ एंट्री क्या है, वो कह रहा है रिमेनिंग ट्रेड क्रेडिटर्स वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। बाकी के जो ट्रेड क्रेडिटर्स बच गए उनको 10% डिस्काउंट पे पेमेंट कर दिया है। तो देखो भाई, दोबारा से उसी नोट पे चलता हूं मैं जो मैंने क्रेडिटर्स के लिए बनाया था, ये रहा भाई, देखो जी। तो बाकी के ट्रेड क्रेडिटर्स की बात चल रही है। बाकी के ट्रेड क्रेडिटर्स का मतलब क्या है, जो बाकी के हाफ बच गए, ये 40,000 वाले। ठीक है, यहाँ पे देखना, ये 40,000 वाले, वो कह रहे हैं इनको भी हमने पेमेंट कर दिए, कितने डिस्काउंट पे, तो आई थिंक यहाँ पे 10% का, हाँ 10% का डिस्काउंट था। ठीक है, तो इनको भी वो कह रहा है पेमेंट कर दिए 10% के डिस्काउंट पे। तो अगर मैं डिस्काउंट लेस करूं 10% का, तो मतलब 4,000 रुपीज का मैंने डिस्काउंट दिया, 40,000 का 10%, और पेमेंट मैंने कितनी कर दी, 36,000 रुपए की पेमेंट कर दी। अगर मैं ये पेमेंट करने की जर्नल एंट्री आपसे पूछूं तो क्या होगी भाई, जर्नल एंट्री आपकी वही होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है भाई, करना तो क्रेडिटर्स अकाउंट चाहिए था डेबिट, बट मैं क्रेडिटर्स को ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुका हूं रियलाइजेशन अकाउंट में। तो इसका मतलब 36,000 की एंट्री भी सेम ही होगी। अब भाई मैं सेम एंट्री कर रहा हूं तो क्यों ना मैं कंबाइन कर दूं, मतलब मैं 5,000 वाली एंट्री और ये 36,000 वाली एंट्री को कंबाइन करके सीधा ही ना कर दूं मैं 41,000 की एंट्री। बात समझ में आ रही है, सीधा ही 41,000 की एंट्री कर देता हूं क्रेडिटर्स के लिए। ठीक है, अलग अलग क्यों करना उसको, तो यहां पे मैं इसको रब करके सीधा ही 41,000 के लिए कर देता हूं ना। सेम सेम एंट्री दो दो बार, क्रेडिटर्स का नाम दो दो बार क्यों लिखूं मैं।
तो जब सेम एंट्री हो रही है तो यहाँ पे सीधा ही 41,000 की इकट्ठी ही कर देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कंबाइन एंट्री जो है आपको करके यहाँ पे दिखा दी है। तो ये सारी चीजें अब तक हुई हैं। आगे देखते हैं भाई आगे क्या है। आगे हमें बताया गया कि रियलाइजेशन के 5,000 के खर्चे हुए हैं, इनकी एंट्री मैंने आपको बता रखी है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो टू बैंक अकाउंट के अंदर यहाँ पे लिखते हैं भाई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के खर्चे थे भाई? ये खर्चे थे 5,000 के। तो ये 5,000 का यहाँ पे खर्चा भी आ गया हमारा। ठीक है, अब आगे लास्ट में एक और बात लिखी है, क्या लिखा है उसको भी पढ़ लेते हैं। वो कह रहा है भाई जेड एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट हैज बीन रिटर्न ऑफ हिज बैड डेट इन द प्रीवियस ईयर पेड 500। वो कह रहा है जेड एक ओल्ड कस्टमर है, उसको हमने बैड डेट रिकॉर्ड कर दिया था। इसका मतलब वो डेटर्स में इंक्लूडेड नहीं है। ऊपर जो 66,000 डेटर दिए इनमें वो इंक्लूडेड नहीं है। इसका मतलब वो अनरिकॉर्डेड एसेट है। क्या है वो? अनरिकॉर्डेड एसेट। और वो कह रहा है उससे पैसा मिल गया। अनरिकॉर्डेड एसेट से जब पैसा रियलाइज होता है तो एंट्री क्या होती है? लास्ट क्लास में पढ़ाया था मैंने, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो पोस्टिंग कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, और नाम क्या लिखूंगा यहाँ पे? मैं नाम लिख देता हूं मैं यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? बैड डेट रिकवर्ड। ठीक है, बैड डेट रिकवर्ड। अमाउंट क्या था इसका? अमाउंट था यहाँ पे इसका 500 रुपए। तो 500 रुपए का यहाँ पे इसका अमाउंट भी आ गया। ठीक है, तो ये भी एंट्री होगी। तो भाई सारी की सारी एंट्री जो जो होनी चाहिए थी वो इस प्रकार से हुई है, आप देख सकते हैं अच्छे से। ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट अब तक का। ठीक है, तो इतनी एंट्रीज अब तक मैं रियलाइजेशन अकाउंट में कर चुका हूं। अब भाई आगे बढ़ते हैं, और कोई चीज तो क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पेज तो, हाँ नेक्स्ट पेज पे भी एंट्रीज है यार, ये तो मैं भूल ही गया। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे भी तो थी एंट्रीज। तो नेक्स्ट एंट्री देखो, वो कह रहा है भाई कंटीजेंट लाइबिलिटी ऑफ 1,000 वाज डिस्चार्ज्ड। कंटीजेंट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? ऐसी लाइबिलिटी जो अकर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। और वो कह रहा है वो हमने डिस्चार्ज कर दी। कंटीजेंट लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर दी। दोबारा पढ़ते हैं, कंटीजेंट लाइबिलिटी ऑफ 1,000 वाज डिस्चार्ज्ड। अब कंटीजेंट लाइबिलिटी है तो बैलेंस शीट में तो रिकॉर्ड हो ही नहीं रखी होगी, ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। तो वो कह रहे हैं 10,000 की ये जो लाइबिलिटी थी कंटीजेंट लाइबिलिटी, वो कह रहे हैं 1,000 की, सॉरी 1,000 की ये जो लाइबिलिटी थी कंटीजेंट लाइबिलिटी हमने पे कर दी है, डिस्चार्ज कर दी है। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज को पे करने की एंट्री क्या होती है? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज को पे करने की एंट्री मैंने आपको बता रखी है, क्या एंट्री होती है भाई? एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो टू बैंक अकाउंट में लिखेंगे कंटीजेंट लाइबिलिटी 1,000 रुपए। तो यहां लिखते हैं कंटीजेंट लाइबिलिटी 1,000। ठीक है, तो ये कंटीजेंट लाइबिलिटी भी हमारी 1,000 रुपए मैंने यहाँ पे लिख दिए भाई। आगे देखो आगे क्या है, आगे यहाँ पे लास्ट एक और आइटम है, वो कह रहा है फर्नीचर सोल्ड कर दिया 10,000 में। तो एसेट को बेचने की एंट्री क्या होती है भाई? एसेट को बेचने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पे लिखते हैं फर्नीचर, 10,000 में फर्नीचर भी बेच दिया। ठीक है, तो ये सब कुछ कुल मिला के इतनी ही एंट्रीज थी। ठीक है, एक बार मैं दोबारा चेक कर लेता हूं भाई, इससे ज्यादा कोई एंट्री तो नहीं है ना? तो ये सब चीजें भाई दोबारा से एक बार चेक करते हैं, क्या खत्म हो गया क्वेश्चन? हाँ भाई खत्म हो गया। ठीक है, इतनी ही एंट्रीज थी। चलो जी, अब क्या करना है, जब मैं सारी की सारी एंट्रीज को पोस्ट कर चुका हूं तो मुझे रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस निकालना है भाई, बैलेंस। ठीक है, आप देख सकते हैं सामने जो अमाउंट्स आपको दिख रहे होंगे। और मैं सबसे पहले बैंक अकाउंट का टोटल करता हूँ। ठीक है, दोनों तरफ बैंक अकाउंट का टोटल करता हूँ मैं। तो इधर की तरफ जो टोटल आएगा वो कितना आएगा भाई? अरे ये तो मिट ही गया, एक मिनट, ये रहा भाई। ठीक है, तो टोटल करते हैं 41,000 और 6,000 कर देते हैं सीधा 47,000। तो ये तो हो गया 47,000। और इधर का भी टोटल करते हैं जरा, ये कितना होगा? तो देखते हैं 52,000, अरे ये तो बंद ही कर दिया मैंने। चलो जी, 52,000, 54,000 और उसके बाद 1,40,500 और 10,000। तो ये हो गया हमारा 256500। ठीक है, तो इतना इतना अमाउंट हमारा दोनों तरफ बैंक का भी आ गया। अब मैं बैलेंसिंग फिगर निकालूंगा। ठीक है,
और ज्यादा वाला टोटल मुझे लगता है कि क्रेडिट साइड का होगा। ठीक है, तो मैं टोटल करता हूँ। एक्सेस ऑफ क्रेडिट ओवर डेबिट निकलना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं टोटलिंग करता हूँ एक बार, कितना आता है भाई देखते हैं। तो ये हमारे कुछ अमाउंट्स हैं, इनको टोटल करते हैं। सबसे पहले भाई क्या है, 6,000, और फिर है 80,000, उसके बाद है हमारा 25,000, उसके बाद 32,000, उसके बाद 256500। तो ये अपना टोटल हो गया 399,500। 399,500। ठीक है, और यही टोटल मैं दूसरी वाली साइड पे लिख देता हूँ भाई, 399,500, 399,500। और बाकी सारे बैलेंसेस में डेबिट साइड के माइनस करके यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकाल लेता हूँ। तो माइनस करते हैं। सबसे पहले तो 80,000 माइनस 66,000 माइनस 30,000 माइनस 33,000 माइनस 10,000 माइनस 15,000 माइनस 1,000 और माइनस 47,000। तो भाई 1,17,500 का बैलेंस बच रहा है। 1,17,500 का बैलेंस बच रहा है भाई। 1 मिनट रुकना, फोन आ रहा है। फोन इंपॉर्टेंट तो नहीं है, उठा के देखते हैं। हेलो, जी बोलिए। जी बोलिए मैम। सब भाड़ में जा, फालतू के कॉल्स आते रहते हैं। बैंक से कॉल था और कोई स्कीम सुना रहे थे, अजीब सी, पता नहीं कौन सी स्कीम थी इनकी। तो भाई देखते हैं कहाँ पे पहुंचे थे। 1,17,000 का बैलेंस निकल गया था, और ये जो बैलेंस है ये पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से यहाँ पे एंट्री कर दी जाएगी ए और बी के खाते में। ए और बी के खाते में। तो 3:2 की रेशो में भाई इसको मैं बांटता हूँ। 1,17,500 को 1,17,500 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 अगर किया जाएगा तो 70,500 ए के खाते में आएगा। और बाकी का जो पैसा है 1,17,500 में से जो बाकी बच गया 47,000, वो बी के खाते में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से भाई ये हमारा बन गया है रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको नोटिंग करनी हो तो आप कर पाए यहां से। ठीक है, देख लेना भाई एक बार, ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट है। अच्छे से इसको नोट वोट कर लेना, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, तो ये सारा आपका नोट हो जाएगा। अब देखो भाई आगे आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास यहाँ पे बैंक नहीं, सॉरी, पहले बीज लोन अकाउंट। बीज लोन अकाउंट को तो सीधा सीधा क्लोज करना है। बी का लोन क्या करेंगे, पे कर देंगे उसको। लाइबिलिटी है ना फर्म की, तो पे कर देंगे। तो सीधा सीधा यहां से पेमेंट हो जाएगी। 15,000 रुपए यहाँ आ गया, 15,000 रुपए यहाँ आ गया। और बीज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जर्नल को दिमाग में सोचना, लाइबिलिटी पे कर रहा हूँ, लाइबिलिटी का अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पैसा जा रहा है, 15,000 चले गए। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब यहां तक होने के बाद, इतना काम होने के बाद मैं रुकूंगा और मैं देखूंगा कि रियलाइजेशन अकाउंट में कौन कौन सी ऐसी एंट्रीज हैं जो पार्टनर कैपिटल के नाम से हुई है। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट में कौन कौन सी ऐसी एंट्रीज हैं जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से हुई हैं। तो यहाँ पे मेरे सामने एक तो ये प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन निकल करके आता है, ये वाला। ठीक है, एक तो ये हो गया। और दूसरा ये जो स्टॉक ले गया था ना ए, इसकी एंट्री। ठीक है, बस ये दो ही एंट्रीज हैं, इनको मैं क्रॉस ट्रांसफर कर दूंगा कैपिटल अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो क्रॉस ट्रांसफर करते हैं भाई, इसको मैं कैपिटल अकाउंट में भेज देता हूं। यहां पे हमारा जो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन था पहले उसकी पोस्टिंग करता हूं। बाय रियलाइजेशन अकाउंट क्रॉस ट्रांसफर हो गया। बाय रियलाइजेशन अकाउंट अमाउंट क्या था भाई साहब, अमाउंट हमारा यहाँ पे 70,500 था ए का, 70,500। और बी का भी देख लेते हैं जरा, बी का कितना था भाई, बी का था 47,000, 47,000। ऐसे ही जो ए स्टॉक ले गया था उसकी भी पोस्टिंग करते हैं, क्रॉस ट्रांसफर करते हैं भाई। उसका अमाउंट क्या था, 32,000 रुपए था। तो उसकी पोस्टिंग हो जाएगी डेबिट साइड पे यहाँ पे टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट 32,000
हजार, ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद अब क्या करना है भाई, अब हमें ये देखना है कि रियलाइजेशन अकाउंट और लोन अकाउंट में जो जो एंट्रीज बैंक अकाउंट के नाम से उनको बैंक अकाउंट में क्रॉस ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो वही हायरार्की है, वही स्टेप्स है सारे के सारे, आपको फोकस करना है पूरा का पूरा कि कब कब मैं कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करता हूँ, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो बैंक अकाउंट के बैलेंसेस, सबसे पहले ये जो मैंने लाइबिलिटीज पे की थी ना 47,000 की, इसको मैं क्रॉस ट्रांसफर करूंगा बैंक अकाउंट के अंदर, ठीक है। और हाँ, बैंक अकाउंट की बात अगर चल ही रही है तो सबसे पहला काम तो भाई क्या करेंगे, कैश अकाउंट को क्रॉस ट्रांसफर कर देते हैं भाई। कैश अकाउंट को क्लोज करते हैं और बैंक अकाउंट में क्रॉस ट्रांसफर करते हैं, कहीं ये ना छूट जाए, ठीक है, यहाँ पे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो 6,000 रुपए ये जो थे, ये बाय बैंक अकाउंट, यहाँ पे जर्नल सोच के देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट में बैलेंस बढ़ा दिया हमने और कैश का बैलेंस घटा दिया, तो मतलब जो कैश था वो सारा का सारा बैंक में भेज दिया हमने, ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आपको। और बैंक अकाउंट में इसकी पोस्टिंग हो जाएगी, क्रॉस ट्रांसफर कर देंगे इसको टू कैश अकाउंट। तो ये 6,000 रुपए यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस ट्रांसफर कर दिए गए हैं। चलो जी, अब आते हैं बैंक अकाउंट वाली एंट्रीज पे, ठीक है। सबसे पहले जो लाइबिलिटीज पे की थी 47,000, उनको लिखता हूं मैं, क्रॉस ट्रांसफर कर देता हूं बैंक अकाउंट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट कितना अमाउंट था, 47,000, ठीक है। तो ये हमारा एक तो ये आ गया 47,000। उसके अलावा हमारा जो हमने एसेट्स को बेच के पैसा रियलाइज किया था उसकी भी पोस्टिंग करनी है हमको। तो वो वाला अमाउंट था हमारा कितना, वो वाला अमाउंट हमारा 256500, 256500, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं बैंक अकाउंट के अंदर टू रियलाइजेशन अकाउंट। टू फाइव सिक्स फाइव डबल जीरो, ठीक है। तो ये भी हमारा यहाँ पे हमने पोस्ट कर दिया है। और रियलाइजेशन अकाउंट में इसके अलावा बैंक अकाउंट के नाम से और कोई एंट्री नहीं है। अब लोन अकाउंट में जो एंट्री है उसको भी क्रॉस ट्रांसफर कर देते हैं। 15,000 की जो बैंक अकाउंट में हमने ट्रांसफर किए थे बाय बीज लोन अकाउंट के नाम से बैंक अकाउंट में चला जाएगा, बाय बीज लोन अकाउंट, बाय बीज लोन अकाउंट, ठीक है। 15,000 रुपए ये भी आ गए यहाँ पे। और अब क्या करना है भाई, इतना सब कुछ होने के बाद अब हमें आना है कैपिटल अकाउंट पे और कैपिटल अकाउंट की क्लोजिंग करनी है, ठीक है। तो फोकस पूरा कैपिटल अकाउंट पे होना चाहिए अब। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपके लिए जूम कर देता हूँ इसको, ताकि आपको अच्छे से सारी बातें दिख जाए, तो विजिबल होगा आप लोगों को, ठीक है। चलो जी, अब सबसे पहले ए का मैं टोटल करता हूं भाई। ए का टोटल करेंगे यहाँ पे, बी का भी करना है, तो इस तरीके से टोटलिंग करते हैं। तो भाई 90,000 है, उसके बाद है 20,400, उसके बाद है 6600, फिर है 70,500। तो ये तो हो गया 106500। इसमें से माइनस करते हैं, डेबिट साइड पे 10,000 है, 6,000 है और 32,000 भी है भाई, तो 58,500। ये क्या है, एक्सेस ऑफ क्रेडिट ओवर डेबिट। इसका मतलब क्रेडिट वाला बैलेंस ज्यादा था, इसलिए हमारा ये बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आया। तो ये क्रेडिट बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। एक एक खाते में क्रेडिट बैलेंस पड़ा है, इसका मतलब फर्म ने ए को पैसे देने हैं, तो भाई फर्म तो बंद हो रही है, पैसे दे के ही जाएगी, तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है ना, ये बैलेंसिंग फिगर निकल गया। ऐसे ही यहाँ पे भी टोटलिंग कर लेते हैं। बी की भी भाई 40,000, उसके बाद 13,600, उसके बाद 4400, उसके बाद 47,000। ये हो गया 95,000। 95,000 में से 4,000 घटा दिए जाएंगे तो 41 बोल रहा हूँ, 91,000। तो ये 91,000 रुपीज यहाँ पे मैंने पे कर दिए। बी का क्रेडिट बैलेंस बी को पे कर दिया। अब ये जो बैंक अकाउंट की एंट्री है इसको भी क्रॉस ट्रांसफर करना पड़ेगा बैंक अकाउंट में। तो यहाँ पे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए एंड बी दोनों का नाम आएगा। यहाँ पे कितना कितना अमाउंट था भाई, अमाउंट 58,500 और 91,000। तो यहाँ लिखते हैं 58,500
58,500, 91,000। अब भाई टोटल कर लेते हैं इनका भी दोनों का। 58,500 और 91,000 मिला करके हो गया 1,49,500। ठीक है, अगर बैंक अकाउंट का दोनों तरफ का टोटल मैच कर गया तो सही है, वरना कुछ गड़बड़ है। तो टोटलिंग करते हैं भाई और उम्मीद करेंगे मैच कर जाए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बहुत तगड़ी वाली, और मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ भी हो। तो मैच नहीं कर रहा, आई थिंक मैच नहीं कर रहा। ठीक है, दोबारा से मैं करके देखता हूँ। 149,500 प्लस 15,000 प्लस 47,000, तो ये तो आ रहा है 2,11,500। जबकि यहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही अमाउंट आ रहा है। कुछ गड़बड़ किया गया ऊपर, टोटलिंग में कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। एक बार ये जो एसेट्स रियलाइज किए थे इनका टोटल मैं दोबारा करता हूँ, मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ गड़बड़ ना हुई हो। 1,40,500 और 10,000, ये तो एकदम ठीक है भाई। चलो जी, तो इधर का टोटल दोबारा मैच करता हूँ, रियलाइजेशन अकाउंट का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल करके देखते हैं दोबारा से, कहीं पे कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। नहीं भाई, यहाँ पे तो कोई गड़बड़ नहीं है। बैलेंसिंग फिगर चेक करता हूँ, कहीं बैलेंसिंग फिगर ना गलत निकाल दी हो मैंने। अरे ये क्या कर दिया, 3,99,500 में से माइनस करना है मुझे 80,000, फिर माइनस करना है 66,000, फिर माइनस करना है 30,000, देन 33,000, देन 10,000, देन 15,000, देन 1,000, देन 47,000। ठीक है, तो 1,17,500 आ रहा है, एकदम सही है। तो गड़बड़ कहाँ हुई है भाई, फिर गड़बड़ कहाँ हो गई है। यहाँ पे भी टोटल एक बार मैच करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं टोटलिंग में गड़बड़ हुई है जरूर, पक्की बात है। नहीं तो आंसर ऐसे हो ही नहीं सकता मैच ना करे। हाँ भाई, समझ में आ गया कहाँ गलती हुई है, देखो ध्यान से। यहाँ पे ये जो था ना, ये गलत है। ए का जो टोटल मैंने किया था वो टोटल गलत था, तो टोटल दोबारा देखेंगे भाई। टोटलिंग में गलती हो गई, तो मुझे पता ही था टोटलिंग में गलती है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली सारी बातें मैंने सही लिखी थी। 187,500 यहाँ पे आ रहे हैं, 187,500। तो ए का जो बैलेंसिंग फिगर है वो भी अब जो है मैच नहीं करेगा, उसको भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो बैलेंसिंग फिगर को भी यहाँ से मैंने हटा दिया है, उसको मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको, अब सही दिख रहा होगा। ठीक है, चलो, तो 187,500 में से माइनस करते हैं 10,000, माइनस करते हैं 6,000, माइनस करते हैं 32,000, तो ये हो गया 139,500। तो अब बैंक अकाउंट में भी इसको मैं चेंज करता हूँ, 139,500 कर देते हैं। एक का जो वो बैलेंस था 139,500, 139,500। चलो जी, तो ये हमारा कितना लिखना है मुझे, 139,500, 139,500 और 91,000 का टोटल होता है 2,30,500। इसमें अगर मैं जोड़ दूं 15,000 और जोड़ दूं 47,000, तो ये होता है 292500। ठीक है, और यहाँ का भी टोटल करके देखते हैं। अब तो मैच कर ही जाएगा, आई थिंक मैच कर ही जाना चाहिए। तो एकदम सही है भाई, 292500। तो इसका मतलब अगर कॉन्सेप्चुअली सारी बातें ठीक है तो टोटलिंग में ही गड़बड़ होगी, अगर होगी तो। ठीक है, और डिसोल्यूशन के क्वेश्चंस के अंदर खास बात यह है कि अगर बैंक अकाउंट मैच नहीं किया तो हमें पता चल जाता है कि भाई हमने कहीं गलती की है। मतलब ये अभी तक का एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे गलती हमें पता चल सकती है। बाकी जो क्वेश्चंस, जो चैप्टर्स हमने किए थे, मतलब वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं था। वहां पे हमें ये पता नहीं चल पाता था कि गलती हुई है कि नहीं हुई, बट यहाँ पे हम अपनी गलती को पता लगा सकते हैं। बैंक अकाउंट अगर मैच नहीं करता तो मतलब आपने आंसर गलत किया, कुछ ना कुछ वहां पे आपने मिस्टेक की है। तो भाई इसको जो है मैं आपको पीडीएफ बना के ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो भी मैंने आंसर सॉल्व किया ये पूरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको नोट करने में प्रॉब्लम ना हो। और आगे आने वाली सारी क्लासेस के अंदर मैं ऐसा कर दूंगा। ठीक है, जो भी मतलब आंसर्स मैं सॉल्व करता हूँ क्लास के अंदर, जो भी काम मैं नोट करता हूँ वो सारा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके नोट कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पे दिक्कत होती है तो। ठीक है, हालांकि यहाँ पे भी आप नोट कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, सारी चीजें विजिबल होंगी जहां तक मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो इतना भाई हमारा हो गया, ये था हमारा क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन नंबर 20 था ये। ठीक है, अब आगे की बातें देखते हैं, जरा आगे क्या क्या है यहाँ पे, अगले पेज पे चलते हैं। हम्म
तो भाई आगे कुछ अलग बातें चल रही हैं, इनको अभी नहीं पढ़ना हमको। इलिस्ट्रेशन 21 आ गया है। इलिस्ट्रेशन 21 अभी कराना है क्या मुझे? अभी कराऊं मैं? करा दूं क्या? क्या क्या चीज़ है इसमें एक बार पढ़ लेता हूँ मैं, अगर मुझे लगेगा कि आप कर सकते हैं तो आप ही को दूंगा मैं। ठीक है भाई, इसको होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको ना, रीड करके समझा रहा हूँ ये, ठीक है? इलिस्ट्रेशन 21 देखना, मैं आपको रीड करके समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना, पूरा क्वेश्चन समझा रहा हूँ मैं, एक एक बात अच्छे से समझाऊंगा, तो इसको देखना ध्यान से। यहाँ पे हमें कहा गया है कि ए बी एंड सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1:1। ए बी सी और पार्टनर्स है, ए बी और सी पार्टनर्स है, 3:1:1 की इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दी गई है। ऑन 31 मार्च 2020 दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। भाई 31 मार्च 2020 को उन्होंने डिसाइड किया कि वो फर्म को डिसॉल्व करेंगे। ऑन दैट डेट द बैलेंस शीट वाज दिस, उस डेट पे जो बैलेंस शीट है वो आपको दी गई है। कैश दिया गया है, डेटर्स दिए गए हैं, लेस प्रोविजन भी दिया गया है, आपको अच्छे से पता है प्रोविजन का क्या करना है, लाइबिलिटी है वो, ठीक है? स्टॉक दिया गया, फर्नीचर दिया गया, कंप्यूटर दिया गया और सन्ड्री एसेट्स दिए गए, नॉर्मल चीजें। क्रेडिटर्स है, लाइबिलिटी साइड पे लोन दिया गया। ये जो लोन है ये आउटसाइडर्स लोन है, कुछ बता नहीं रखा ना, तो आउटसाइडर्स लोन है, नॉर्मल लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करना है, जैसे क्रेडिटर्स को ट्रीट किया जाता है वैसे ही नॉर्मल, ठीक है? लोन बाय ए, तो ये पार्टनर्स लोन है, इसका लोन अकाउंट बन जाएगा और कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस है, बैलेंस शीट में तो कुछ खास नहीं है। उसके बाद देखते हैं ए टुक कंप्यूटर एट इट्स बुक वैल्यू इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। ए ने अपने लोन के बदले में क्या ले लिया? कंप्यूटर ले लिया। लाइबिलिटी के बदले में एसेट दे दिया, क्या एंट्री करनी चाहिए इसकी? नहीं करनी चाहिए, नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगी पहली वाली एडजस्टमेंट की, ठीक है? इजी क्वेश्चन है। आगे वो कह रहा है ए टुक फर्नीचर 8,000 डेटर 2 लाख एट 1,72,000। वो कह रहा है ए जो है वो फर्नीचर ले गया 8,000 में, डेटर ले गया 2 लाख वाले, कितने में? 1,72,000 में। तो जितने में लेके गया उतने से एंट्री करनी होती है। फिर वो कह रहा है भाई द क्रेडिटर्स ऑफ 60,000 टू बी पेड बाय हिम एट दिस अमाउंट। वो कह रहा है 60,000 के क्रेडिटर भी वही पे करेगा। तो ए कुछ एसेट्स लेके जा रहा है और कुछ लाइबिलिटीज भी लेके जा रहा है। एसेट्स लेके जाने की एंट्री क्या होगी भाई? अगर ए एसेट लेके जा रहा है तो ए को हम क्या बना लेंगे? डेटर बना लेंगे। पैसे लेने हैं हमने उससे, हमने उसको एसेट दिए तो पैसे लेने हैं। टोटल कितने पैसे लेने हैं? 8,000 फर्नीचर के लेने हैं और 1,72,000 ये वाले लेने हैं, ठीक है, डेटर के। तो टोटल हो गया हमारा 1,80,000 रुपए हमने ऐसे लेने हैं। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसको डेटर बना लेंगे अपना, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और टू क्या हो जाएगा? टू क्या हो जाएगा भाई? टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू एसेट अकाउंट थोड़े ना लिखेंगे। क्या मैं टू फर्नीचर अकाउंट, टू डेटर अकाउंट लिख सकता हूं? नहीं, क्योंकि मैं उनको ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुका हूं। तो इसलिए टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो एंट्री क्या होगी भाई? 1,80,000 की एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, 1,80,000 के अमाउंट से एंट्री होगी। फिर वो कह रहा है 60,000 के क्रेडिटर भी ले गया, वो क्रेडिटर भी ले गया भाई। तो क्रेडिटर ले गया, इसका मतलब वो क्रेडिटर्स को पे करेगा। तो हमने उसको पैसे देने हैं बाद में कि नहीं देने? हमने उसको पैसे देने हैं, तो हम उसको अपना क्या बना लेंगे? क्रेडिटर बना लेंगे। तो टू एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करके अपना क्रेडिटर बना लेंगे ए को। और डेबिट क्या करेंगे? क्रेडिटर्स अकाउंट को तो नहीं कर सकते ना डेबिट, उसको तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं। तो डेबिट क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। तो मतलब ये 60,000 की एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है? तो सेकंड वाली एडजस्टमेंट की दोनों एंट्रीज दोबारा बोलता हूं। पहले तो 1,80,000 की एंट्री करनी है, कैसे होगी एंट्री? एंट्री क्या होगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,80,000 की। और ये 60,000 की एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, 60,000 की एंट्री होगी, ठीक है? उसके बाद वो कह रहे हैं भाई बी टुक स्टॉक इन ट्रेड, बी स्टॉक ले गया एंड सम एसेट्स एंड सम सन्ड्री एसेट्स एट 72,000। और कुछ सन्ड्री एसेट्स भी ले गया, कितने में? 72,000 में। ब्रैकेट में लिखा है बीइंग 10% लेस देन द बुक वैल्यू। बस यहीं पे दिक्कत आएगी, अगर आएगी तो इसको समझना ध्यान से, इसको मैं आपको समझाता हूं, देखो ध्यान से। यहीं पे लिख के समझा दूं क्या? चलो कोशिश करता हूं मैं समझाने की। देखो जी, ये जो बात यहाँ पे लिखी है इसको समझते हैं। वो कह रहा है बी जो था, बी जो है वो कुछ स्टॉक लेके जा रहा है 70,000 में, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी एंट्री नॉर्मली हो जाएगी, ठीक है? स्टॉक लेके जा रहा है, एसेट लेके जा रहा है, तो उसको अपना डेटर बना लेंगे, ठीक है? हमने उससे पैसे लेने हैं क्योंकि वो हमारा एसेट लेके जा रहा है। तो इसका मतलब बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 70,000 रुपए की एंट्री में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर वो कह रहा है वो कुछ सन्ड्री एसेट्स भी ले गया, कितने में ले गया? 72,000 में ले गया। और आगे लिखा है बीइंग 10% लेस देन द बुक वैल्यू।
वो कह रहा है ये जो 72,000 में वो लेके जा रहा है ना, 72,000 रुपए जो है, ये जो अमाउंट है ना 72,000, ये बुक वैल्यू से 10% कम अमाउंट है। दोबारा समझना ध्यान से। बी टुक स्टॉक इन ट्रेड एट 70,000 एंड सम सन्ड्री एसेट्स, बता नहीं रखा कितने लेके गया, सम सन्ड्री एसेट्स, कुछ सन्ड्री एसेट्स ले गया, मतलब कितने की बुक वैल्यू के लेके गया ये नहीं बता रखा। वो कह रहा कितने में लेके गया ये बता रखा है 72,000, और फिर उसने बोला ये जो 72,000 है ना, ये बुक वैल्यू से 10% कम है, तो क्या मैं ये पता कर सकता हूं कि बुक वैल्यू कितनी होगी? सिंपल सी बात है भाई, इधर देखो ध्यान से, इधर देखना, अगर 70,000, ठीक है, इधर देखना ध्यान से, अगर 70,000 बुक वैल्यू से 10% कम अमाउंट है, इसका मतलब ये 90% वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता? हाँ भाई, 90% वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है ये। तो जो बुक वैल्यू है 100% अमाउंट क्या होगा उसका, क्योंकि ये तो 10% कम अमाउंट था ना, तो 100% अमाउंट क्या होगा? तो 70,000 डिवाइड बाय 90 इंटू 100 कर लेंगे, 70,000 डिवाइड बाय 90 इंटू 100, तो ये आपके पास आएगा भाई 77,777, ठीक है, इतना अमाउंट आएगा 77,777। तो 77,777 का जो हमारा क्या था, सन्ड्री एसेट्स था, वो ले गया कितने में? 72,000 में। अच्छा 72,000 था, मैंने 70,000 कर दिया, कैलकुलेशन गलत हो गया भाई, दोबारा देखो, कैलकुलेशन हो गई गलत, मैंने 70,000 के हिसाब से कर दिया यार। 72,000 में लेके जा रहा है ना वो, तो 72,000 जो है वो 90% को रिप्रेजेंट करता है, तो 100% कितना होगा? अभी दोबारा समझाऊंगा, एक बार पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ यार। 72,000 डिवाइड बाय 90 इंटू 100, ये हो गया 80,000। मतलब 80,000 वाला स्टॉक वो 72,000 में ले गया। दोबारा देखो उसने क्या बोला, दोबारा पढ़ाता हूं मैं, देखो उसने बोला कि भाई बी टुक स्टॉक इन ट्रेड एट 70,000 एंड सम सन्ड्री क्रेडिटर्स एट 72,000 बीइंग 10% लेस द बुक वैल्यू। बी जो है वो 70,000 का जो है स्टॉक ले गया और कुछ सन्ड्री एसेट्स ले गया 72,000 में। वो कह रहे हैं जो 72,000 है ना, ये 10% कम है बुक वैल्यू से। अगर ये 10% कम है तो ये 90% को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए मैंने 90 से डिवाइड किया। अगर ये 90% को रिप्रेजेंट करता है तो 72,000 डिवाइड बाय 90% करने से क्या आएगा कि 1% अमाउंट कितना है, ठीक है। और अगर ये वाला अमाउंट 1% है तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई करके 100% निकाल लिया, कितना आ गया 80,000। तो 80,000 रुपीज का स्टॉक वो 72,000 में ले गया। अब बाकी कितने का बचेगा, सॉरी स्टॉक नहीं था, सन्ड्री एसेट्स, तो 80,000 का वो ले गया, तो 1,70,000 में से 80,000 को निकाल देना, तो बाकी कितने का बचेगा? अब बचेगा भाई 90,000 का ही बचेगा सन्ड्री एसेट्स, ठीक है, क्योंकि 80,000 का तो कौन ले गया, बी ले गया ना। अब बाकी के सन्ड्री एसेट्स के लिए भी उसने आगे बात कर रखी है, देखो वो कह रहा है सी टुक द रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स। रिमेनिंग का मतलब कितने वाला, तो रिमेनिंग का मतलब ये जो मैंने यहाँ पे आपको ऊपर बताया 90,000 वाला, ठीक है। तो 90,000 वाला सन्ड्री एसेट्स कौन लेके जा रहा है, सी लेके जा रहा है। तो सी टुक द रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स एट 90% ऑफ द बुक वैल्यू, ठीक है, बुक वैल्यू के 90% रेट पे लेके जा रहे हैं। तो इसका मतलब भाई वो कितने में लेके जाएगा, 90,000 का 90% कितना होगा, देखो ध्यान से, 90,000 का 90% वैल्यू पे लेके जा रहे हैं वो, मतलब 10% कम वैल्यू पे लेके जा रहे हैं, 90% वैल्यू पे लेके जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा 81,000 रुपीज में ले जाएगा वो। तो हमें तो एंट्री उतने से ही करनी है ना जितने में वो लेके जाएगा, ठीक है, उतने से ही करनी है ना, तो नॉर्मली एंट्री होगी। फिर वो कह रहा है लेस 1,000 एज डिस्काउंट, तो इसमें से 1,000 का डिस्काउंट भी मिल रहा है उसको, मतलब 80,000 रुपए में वो ले गया, ठीक है। 80,000 रुपीज में जो है सी रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स को लेके जा रहा है। दोबारा देखो ये सन्ड्री एसेट्स वाली पूरी बात, पहले बोला था कि बी जो है वो स्टॉक ले गया 70,000 का और सन्ड्री एसेट्स, कुछ सन्ड्री एसेट्स ले गया 72,000 में, लेकिन ये कितने रुपए के सन्ड्री एसेट्स थे जो वो 72,000 में ले गया, तो उसने डायरेक्टली नहीं बताया, उसने इनडायरेक्टली बताया कि भाई ये जो 72,000 है ना, ये बुक वैल्यू से 10% कम अमाउंट है। तो मैंने बुक वैल्यू निकाल ली, तो बुक वैल्यू निकाली 80,000 निकली, तो मतलब 80,000 वाला जो सन्ड्री एसेट्स था वो तो कौन ले गया, वो तो बी ले गया। तो बाकी कितना बचा, 90,000 का, ठीक है। इसलिए मुझे ये निकालना पड़ा 80,000 वाला अमाउंट, ताकि मैं ये रिमेनिंग का अमाउंट निकाल पाऊं। रिमेनिंग का अमाउंट कितना है, 90,000। अब आगे हमें यहाँ पे बताया गया कि जो रिमेनिंग वाला जो सन्ड्री एसेट्स था वो कौन ले गया, सी ले गया 90% वैल्यू पे। तो 90,000 का 90% मतलब 81,000, और उसमें से भी वो कह रहा है उसको 1,000 का और डिस्काउंट मिला, 1,000 का और डिस्काउंट निकाल के मतलब 80,000 में ले गया वो। तो एंट्री क्या होगी भाई इसकी, एंट्री क्या होगी,
सी जब सन्ड्री एसेट्स ले जाएगा तो हमें उससे पैसे लेने हैं, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 80,000 की एंट्री हो जाएगी। ऐसे ही जो ऊपर बी जो लेके जा रहे हैं, बी की एंट्री भी करेंगे, स्टॉक की और सन्ड्री एसेट्स की एक साथ एंट्री कर देंगे। बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट कितना आ जाएगा 1,42,000, ठीक है, 70,000 ये वाला और 72,000 ये वाला, ठीक है, दोनों को एक साथ करके लिख देंगे। आगे देखते हैं भाई, सी जो है वो सन्ड्री एसेट्स ले गया 90% वैल्यू पे और 1,000 को उसको डिस्काउंट भी मिला, ये तो हो गई बात। आगे है एज्यूम द लाइबिलिटी एंड एज्यूम का मतलब होता है उठाना। एज्यूम द लाइबिलिटी ऑफ द लोन टुगेदर विद अक्रूड इंटरेस्ट ऑफ 300 विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। वो कह रहा है वो लाइबिलिटी भी लेके जा रहा है, कौन सी वाली लाइबिलिटी, एज्यूम द लाइबिलिटी ऑफ लोन, तो लोन की लाइबिलिटी। अब देखो ऊपर लोन की लाइबिलिटी देखिए, ये वाली बात चल रही है, उसने एज लोन नहीं बोला कहीं पे, उसने सिर्फ लोन शब्द यूज किया, तो मतलब ये वाले लोन की बात चल रही है, 15,000 वाला जो लोन था, तो ये वाला लोन भी कौन पे करेगा, सी पे करेगा। टुगेदर विद अक्रूड इंटरेस्ट ऑफ 300, 300 रुपए का इंटरेस्ट भी साथ में पे करेगा, तो 15,300 रुपए की एंट्री करनी है। क्या एंट्री होगी, लाइबिलिटी लेके जा रहे हैं, तो लाइबिलिटी लेके जा रहे हैं तो हमने उसको बाद में पैसे देने हैं कि नहीं देने, देने हैं तो हम उसको अपना क्रेडिटर बना लेंगे। तो टू सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट क्या होगा, लोन अकाउंट डेबिट होगा क्या, नहीं, लाइबिलिटी का अकाउंट डेबिट यहाँ पे नहीं कर सकता क्योंकि उसको मैंने कहा ट्रांसफर कर दिया, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, 15,300 रुपए की ये वाली एंट्री भी हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे है कि भाई एक्सपेंसेस हो गए हैं कुछ रियलाइजेशन के, डिसोल्यूशन के, मतलब कितने के 2700 के, इसकी एंट्री आपको पहले से पता है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आगे बोला कि भाई रिमेनिंग जो डेटर्स थे ना वो हमने बेच दिए हैं टू अ डेट कलेक्टिंग एजेंसी, कितने में, 50% बुक वैल्यू में, रिमेनिंग डेटर्स की बात चल रही है। ऊपर देखो, ऊपर 2 लाख वाले डेटर की बात तो यहाँ की थी, 2 लाख वाले डेटर 1,72,000 में कौन ले गया था, ए ले गया था, तो बाकी कितने डेटर बचे, 2 लाख वाले तो ए ले गया, तो 2,62,000 में से 62,000 के भी बचे हुए हैं भाई, 62,000 के डेटर बचे हुए हैं, तो उन्हीं की बात चल रही है यहाँ पे लास्ट में। वो कह रहा है जो रिमेनिंग डेटर है ना 62,000 के, ये हमने एक डेट कलेक्टिंग एजेंसी को बेच दिए 50% वैल्यू पे, मतलब कितने में बेच दिए, 62,000 का आधा 31,000 में बेच दिए, तो डेटर से पैसा रियलाइज हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, 31,000 की एंट्री हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से करना है भाई, कुछ भी यहाँ पे नया नहीं है, समझने वाली बातें हैं, ठीक है। और मैंने सारी की सारी बातें यहाँ पे एक्सप्लेन की हैं अच्छे से, दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके देखना हो तो देख लेना भाई, सारी बातें अच्छे से मैंने बार बार एक्सप्लेन की हैं। फिर भी ना समझ में आए कॉल कर लेना भाई, पक्का बोल रहा हूँ कॉल पे समझ में आ जाएगा, वहां पे भी नहीं आया तो घर पे बुला लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो जी, तो आपका इलिस्ट्रेशन 21 भी हो गया, होमवर्क है भाई इलिस्ट्रेशन 21, होमवर्क। इलिस्ट्रेशन 22 में क्या है, आज कितने घंटे की क्लास बन चुकी है भाई, 1 घंटे 17 मिनट की होगी, मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, नहीं तो चीजें दिमाग के ऊपर से निकलने लग जाएंगी, ठीक है। अभी मैं इतना ही दे रहा हूँ, आज एक मैंने होमवर्क भी दिया आपको, एक क्वेश्चन होमवर्क दिया मैंने आपको, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, ठीक है, इससे ज्यादा चीजें मैं आज नहीं पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो आपका माइंड जो है उसका शॉर्ट सर्किट थोड़ा सा मुझे लग रहा है उड़ ना जाए कहीं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं, और जितना मैंने पढ़ाया, एक क्वेश्चन मैंने आपको करा के दिया है, तो वो वाला एक क्वेश्चन आप रिवाइज करेंगे अच्छे से, और जो मैंने एक होमवर्क दिया है इसको दोबारा करना, होमवर्क वाले क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है। इलिस्ट्रेशन कौन सा था भाई, इलिस्ट्रेशन वो 21 मैंने आपको होमवर्क दिया, ठीक है, 20 वाला तो मैंने करा के दिया ना, तो 21 वाला मैंने आपको होमवर्क दिया, ठीक है। और आगे के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में करवाता रहूंगा, बढ़िया तरीके से सब कुछ समझ में आता रहेगा आपको, आप जुड़े रहें, आप प्रैक्टिस करते रहें, और अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज 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 पूछें, शर्माए मत, ठीक है, पूछ जरूर लेना भाई, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, पूछोगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो टाटा बाय बाय, खत्म करते हैं।